तो जो 2000 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई थी, इस समय वो गिर के फिर 1,50,000 से थोड़ा सा नीचे चला गया, 1,49,000 और 50,000 के बीच में है। तो उतार चढ़ाव क्यों, इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल की वजह से यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। डॉलर एज ए करेंसी मजबूत नहीं हो रहा, पर उसकी क्योंकि पहले $60 $65 का क्रूड ऑयल का एक बैरल था, तो इतने फालतू डॉलर देशों को देने पड़ रहे हैं डॉलर खरीदने के लिए, क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। ये डॉलर इंडेक्स जो कि युद्ध से पहले 96 थी, इस समय वो 99 के आसपास पहुंच गई है। तो ऐसे में जो अमेरिका में कमोडिटी मार्केट होती है, जहां पर सोने चांदी पे सट्टेबाजी होती है, इस कारण से सोना दबाव में आ रहा है। तो अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो क्रूड ऑयल की, या मैं और भी सरल में कहूँ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से जो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं। तेल की कीमतें तो बढ़ ही रही है, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में सुबह से खबर बना हुआ है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। देखिए, गैस के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एलपीजी का गैस, क्योंकि हमारे यहाँ जो गैस की सप्लाई है वो 60% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती थी। इस समय भारत सरकार ने एलपीजी की प्रोडक्शन भारत में अंतरिम तौर पे भी 60% बढ़ाई है। तो यहाँ से सप्लाई के रेट बढ़ जाए, गैस के भी रेट बढ़े हैं, जिस प्रकार क्रूड के रेट बढ़े हैं, उसकी वजह से जितनी भी तीनों कंपनीज है, मुख्य 90% मार्केट शेयर इनके पास है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो हमें देखना है कि क्रूड ऑयल और गैस का संकट न केवल एनर्जी संकट है, बल्कि ये ओवरऑल महंगाई को बढ़ाने वाला संकट है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,290 रुपए बढ़कर 1.5 लाख रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 1 किलो चांदी 4,031 रुपए बढ़कर 2,44,000 रुपए पार कर चुकी है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद रिटेल रेट ने बढ़ने से कंपनियों को हर 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर घाटा हो रहा है। रेटिंग एजेंसी इक्रा के मुताबिक तेल कंपनियां पेट्रोल पर 14 रुपए और डीजल पर 18 रुपए प्रति लीटर का नुकसान झेल रही है। तो साफ तौर पे देखिए, सोना और चांदी के रेट को लेकर लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक महीने में 17,000 रुपए उतार चढ़ाव सोना चांदी में देखने को मिला है। वहीं अगर सोने की बात कर लेते हैं तो सोने में 2,000 रुपए से अधिक का बढ़ोतरी देखने को मिला है, और अगर चांदी की बात कर ले तो चांदी में भी लगातार उछाल जारी है। तो साफ तौर पे देखिए, अब लगातार लोगों में कंफ्यूजन का माहौल देखने को मिल रहा है कि आखिरकार वो क्या करे। क्या इस समय सोना खरीदना सही होगा या अभी थोड़ा थम जाए? तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम लेंगे अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोना लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। देखिए, आज भी 2,000 की बढ़ोतरी सोने में देखने को मिली है। किस तरीके से देखते हैं आप सोने को? क्या ये फिर से एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाला है? नमस्कार अंकिता, आपको और एफएम न्यूज के सभी दर्शकों को, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। देखिए, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि उतार चढ़ाव की आपने बात करी, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो सोना फिर नीचे आ गया है। तो जो 2,000 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई थी, इस समय वो गिर के फिर 1,50,000 से थोड़ा सा नीचे चला गया, 1,49,000 और 50,000 के बीच में है। पर ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आगे क्या निवेशकों को इस समय इसमें निवेश करना चाहिए और आगे इसकी चाल कैसी रहेगी। ये मुझे लगता है सबके दिमाग में ये जरूर सवाल होता है। तो उतार चढ़ाव क्यों, इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल की वजह से यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। डॉलर एज ए करेंसी मजबूत नहीं हो रहा, पर उसकी क्योंकि पहले $60 $65 का क्रूड ऑयल का एक बैरल था, आज आपने देखा कल तो 126 छू गया, अब थोड़ा सा कम आया है। तो इतने फालतू डॉलर देशों को देने पड़ रहे हैं डॉलर खरीदने के लिए, क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। उसकी वजह से एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंकिता डॉलर इंडेक्स होती है। इस डॉलर इंडेक्स में 6 करेंसीज आती है। मैं उन करेंसीज का जल्दी से नाम ले लेता हूँ। ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, यूरो, जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर और स्वीडिश क्रोमा। ये 6 करेंसी मिला के एक बास्केट बनती है, उससे डॉलर को मापा जाता है। इसको हम डॉलर इंडेक्स कहते हैं। ये डॉलर इंडेक्स जो कि युद्ध से पहले 96 थी, इस समय वो 99 के आसपास पहुंच गई है। उस कारण से अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, अमेरिका में 10 साल के बॉन्ड इशू करती है सरकार, वहां के ट्रेजरी बॉन्ड्स कहते हैं, उसकी जो यील्ड है, यानी कि उस पर जो रिटर्न आता है, वो बढ़ के 4-4.5% के आसपास पहुंच रहा है, जबकि पहले वो 3.5 4 हुआ करता था। तो ऐसे में जो अमेरिका में कमोडिटी मार्केट होती है, जहां पर सोने चांदी पे सट्टेबाजी होती है, वहां पर वो लोग बिकवाली करते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट करना। उनको लगता है कि भाई फिक्स्ड रिटर्न ज्यादा मिल रहा है,
तो अपना पैसा यहाँ से निकाल के यहाँ रखो, इस प्रकार की धारणा वहां बन जाती है। इस कारण से सोना दबाव में आ रहा है। तो अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो क्रूड ऑयल की, या मैं और भी सरल में कहूँ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से जो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से सोने चांदी पर देखिए दबाव है। शरद जी, जैसे ही ये जी तेल की कीमतें तो बढ़ी रही है, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में सुबह से खबर बना हुआ है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। देखिए गैस के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो साफ तौर पे भारत में कहीं ना कहीं इसका असर हर सेक्टर पे देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पहले मुझे आप इजाजत दें सोने, क्योंकि आपने जो असली सवाल था वो तो मुझे जवाब देने नहीं दिया, जो निवेशक दर्शक जी। जानना चाहते हैं कि आगे सोने चांदी की चाल कैसी रहेगी। तो आगे मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मौका है सोना चांदी खरीदने वालों के लिए, थोड़ा थोड़ा करके ले और लंबे वक्त के लिए। हालांकि अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। हम लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं, एक विश्लेषण कर रहे हैं। अब आपके मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ कि एलपीजी का गैस, क्योंकि हमारे यहाँ जो गैस की सप्लाई है वो 60% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती थी। इस समय भारत सरकार ने एलपीजी की प्रोडक्शन भारत में अंतरूनी तौर पे भी 60% बढ़ाई है, परंतु फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में अभी भी हम विदेशों पर निर्भर हैं। तो यहाँ से सप्लाई के रेट बढ़ जाए, गैस के भी रेट बढ़े हैं, जिस प्रकार क्रूड के रेट बढ़े हैं, उसकी वजह से जितनी भी ये तीनों कंपनी है, मुख्य 90% मार्केट शेयर इनके पास है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बस पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो किसी तरह सरकार ने लोगों को पे पास ऑन नहीं किए, क्योंकि इससे महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी। परंतु इसके बिना भी महंगाई जो है वो आपकी रसोई तक पहुंच चुकी है। आपका ग्रोसरी बिल बढ़ चुका है। कल ही हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, उसकी रिपोर्ट आई कि 5% के करीब सभी चीजों पे, तेल, शैम्पू, साबुन, जितनी भी चीजें हैं उन पे सब पे रेट वो बढ़ा चुके हैं। तो हमें देखना है कि क्रूड ऑयल और गैस का संकट ना केवल एनर्जी संकट है, बल्कि ये ओवरऑल महंगाई को बढ़ाने वाला संकट है। और एक एक बीतता हुआ दिन, अंकिता ध्यान देने वाली बात है, एक एक बीतता हुआ दिन हमारे लिए महंगाई पर और ज्यादा मार पड़ने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं वहां पर, वो नाकेबंदी करके बैठे हैं, ईरान भी धमकी दे रहा है, वो भी दे रहे हैं, उनकी तो एक नाकेबंदी है, पर बहुत बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था उन्होंने इससे प्रभावित कर दी है। कोरिया, जापान, वियतनाम, ये ऐसे देश हैं जिनका 95% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो इस रूट से आती थी। आप सोचिए उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। भारत का तो फिर भी 40 अलग अलग देशों से भारत इस समय लेता है, तो हमारा यहाँ काम चल रहा है। तो दो मोर्चों पर समस्या है, एक सप्लाई की समस्या है और एक कीमत की समस्या है। इस समय हमें कीमत की समस्या ज्यादा आ रही है, सप्लाई से भी ज्यादा, अंकिता। शरद जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दावा किया गया कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन जिस तरीके से वॉर की स्थिति चारों तरफ देखने को मिल रही है, महंगाई अपने चरम पर है, तो क्या लगता है कितना इस पे इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, हम भी विश्व एक विलेज की तरह है, हम भी उसका हिस्सा हैं। हमारे ऊपर भले ही असर कम हो, पर असर तो हमारे ऊपर भी हो रहा है। आप आरबीआई की रिपोर्ट देख लें, वित्त मंत्रालय से जो संकेत आ रहे हैं वो सब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका दबाव और असर दिखाई देगा ही देगा। क्या होता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था, अंकिता, एक कंजम्पशन ड्रिवन अर्थव्यवस्था है। मतलब आप और हम जाके जब सामान खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उससे ये 55-60% चलती है। तो जब सामान महंगा हो जाता है तो लोग अपने बजट में कटौती करते हैं, उसकी डिमांड गिर जाती है। और डिमांड गिरने से भारत की अर्थव्यवस्था पर, जो 7-7.5% से ग्रो कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल में अगर ये लड़ाई और चलती रही, नाकेबंदी रही, तो हमारी ग्रोथ 6%, 6.5% के आसपास आ सकती है, जो कि भारत सरकार के लिए बहुत ही चिंता की बात होगी, आम आदमी के लिए चिंता की बात होगी। मैं तो लोगों को ये भी सलाह दूंगा, आपने कोई बड़ा खर्चा करना है तो इस समय उसको टाल दीजिए, थोड़ा सा ये लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचने दीजिए, जिससे कि या तो अंत हो जाए या जो भी होना है हो जाए, क्योंकि ये लोगों के बजट को बिगाड़ सकती है। आपका घरेलू बजट, अगर आप घर में मान लीजिए 20,000 रुपए अपने किचन में खर्च करते थे, तो आपको वो 25-30 हजार रुपए के आसपास जाता दिखाई देगा, जो कि आपकी तनख्वाह से, आपकी आमदनी से हो सकता है मैच ना करे। और अमेरिका में, अंकिता, मैं बताऊं, यही हो रहा है। अमेरिका सबसे ज्यादा त्रस्त है, वो भले ही बताएं या ना बताएं, अमेरिका में बहुत बुरी हालत है। भारत में तो फिर भी उतनी बुरी परिस्थिति अभी नहीं है, अंकिता। देखिए शरद जी, अर्थव्यवस्था पे इसका काफी असर पड़ेगा। भारत की जीडीपी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए अभी तक जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन ये वॉर अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसका असर अब भारत पे चारों तरफ देखने को मिल रहा है। आज ही जिस तरीके से मैंने बताया कि सिलेंडरों के रेट बढ़ गए, सोना चांदी के भी रेट बढ़ते जा रहे हैं, और अब घरेलू जो सामान इस्तेमाल होता है, जो बेसिक नीड की चीजें हैं, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साफ तौर पे देखिए, सरकार की तरफ से टैक्स में कटौती की जा रही है, लेकिन फिर भी इसका असर पूरे देश पे भी पड़ रहा है।
देखिए, जब पीछे से क्रूड ऑयल और गैस महँगा आएगा, तो कंपनियों को अंततः वो पास ऑन करना पड़ेगा, वरना तो वो बंद होने की कगार पे आ जाएँगी। हम्म। ₹993 कमर्शियल सिलेंडर बढ़ने का मतलब है अंकिता, कि आप जब अब बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएँगे, तो आप उनके मेन्यू पर वो जो प्राइस लिस्ट होती है, उसपे चेपियाँ लगे हुए या दोबारा से प्रिंट होते हुए देखेंगे, जो आप अगर ₹150 की दाल मखनी लेते थे, वो पौने 200, ₹200 की हो जाए, कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो ओवरऑल महँगाई पर ये असर पड़ने वाला है। मुझे लग रहा है कि और अभी ज़्यादा चिंता की बात क्या है कि जो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है अंकिता, अनसर्टेनिटी जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये अभी मालूम नहीं कि कहाँ जाके थमेगा। अभी तो नाकाबंदी लगी हुई है और हम्म। धमकियों पे धमकियाँ दोनों तरफ से आ रही हैं। अगर इसका अंत दिखाई देता तो फिर भी हम कुछ प्लान कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। पर क्योंकि इसका अंत नहीं दिखाई दे रहा है युद्ध का, तो इसलिए हमें अभी बहुत अनिश्चितता है। उसकी वजह से कैपिटल मार्केट डिस्टर्ब हो रही हैं। सोना-चांदी उतार-चढ़ाव से गुज़र रहा है। बाकी जितनी भी कमोडिटीज़ हैं अंकिता, इस समय सब उतार-चढ़ाव चल रहा है। और सबसे बड़ी खतरे की बात मुझे जो नज़र आ रही है, वो ये है कि आपकी रसोई का बिल इस समय बढ़ चुका है, जिसको हम ग्रोसरी बिल कहते हैं। मुझे लग रहा है वो आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। अच्छा शरद जी, जो लोग निवेश करना चाहते हैं, जो अपना पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे सही चीज क्या होगा? क्योंकि देखिए, सोने को तो सेफ हेवन एसेट माना ही जाता है। क्या सलाह देंगे आप? देखिए, ऐसे वक़्त में जब हम्म। जब युद्ध का माहौल हो और मंदी की आहट सुनाई दे रही हो, तो ऐसे में निवेश की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप अपने निवेश के अमाउंट को फैला कर रखें। यानी कि कम से कम 4 से 5 एसेट क्लासेस में करके रखें। थोड़ा-सा एफडी में रखें, थोड़ा-सा शेयर मार्केट आपको मौका दे रही है, कुछ शेयर बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गए हैं, उनकी कीमत बहुत कम हो गई है, थोड़ा वो लीजिए। म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपीज़ बंद नहीं करनी चाहिए इस समय। थोड़ा-सा सोना-चांदी में रखना चाहिए और थोड़ा-सा प्रॉपर्टी में भी लैंड में। तो ये 4-5 एरिया हैं एसेट क्लासेस में, पैसे को फैला के रखना चाहिए। निवेश की दुनिया में एक नियम होता है अंकिता, जिसको हम कहते हैं डोंट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। हम्म। यानी कि एक ही एसेट क्लास में सारा पैसा नहीं रखना चाहिए, खासकर जब माहौल ऐसा अनिश्चितता का और अस्थिरता का बन जाए तो। शरद जी देखिए, साफ तौर पे गोल्ड में पैसा लगाना सही होगा या प्रॉपर्टी में? क्योंकि जितने भी निवेशक ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, साफ तौर पे आपने बोला कि 4-5 तरफ आप पैसे लगा सकते हो, लेकिन सबसे जी। सेफ क्या होता है, गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट? दोनों ही अंकिता, ऐसे में दोनों ही। और प्रॉपर्टी की अगर आप बात करें तो मैं ये सलाह दूंगा कि प्रॉपर्टी में अपार्टमेंट्स या बने हुई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की बजाय अगर आप लैंड में लगाएं, उस तरफ लैंड में लगाएं जिस तरफ शहर चलता है। शहर चलने से मेरा मतलब है, आपने देखा होगा शहर फैलता है। हम्म। कहते हैं आप यहाँ से गुजरते हैं, 2 साल पहले कुछ भी नहीं था, 3 साल पहले कुछ भी नहीं था। तो जिस तरफ शहर शहर चल रहा हो, उस तरफ आप लैंड लेके ले सकते हैं, पर उस लैंड का ध्यान रखें, उसकी मॉनिटरिंग करनी जरूरी होती है। तो सोना चांदी में भी लगा सकते हैं। और सोने चांदी में मान लीजिए आपने ₹100 डिसाइड किया है, तो उसमें से 70-80 रुपए सोने में और 20 से 30 रुपए चांदी में, इस प्रकार से ब्रेकअप बनानी चाहिए। क्योंकि चांदी थोड़ी सी वॉलेटाइल ज्यादा है, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, चांदी थोड़ी चंचल है, इसलिए सोना ज्यादा सॉलिड है। तो हम्म। दोनों में बांट के लगाना चाहिए। शरद जी, जो आम लोग हैं जो निवेश करना चाहते हैं, क्या शॉर्ट टर्म निवेश सोने में सही होता है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? अ, अस अ, आपने आपने मेरे मन की बात छीन ली, क्योंकि मैं इसी पे आना चाह रहा था। हम्म। लोग निवेशक बनकर आते हैं अंकिता, और ट्रेडर बन जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म, और अच्छी बात इसमें ये है कि लॉन्ग टर्म अब उतना लॉन्ग टर्म नहीं रह गया है कि दादा खरीदे पोता बरते। 10, 15, 20 साल नहीं लगाना है आपको। आपको मात्र 2 से 5 साल के लिए अगर आप सोने चांदी में रखते हैं, आप देखेंगे बहुत अच्छी आपको इसमें ग्रोथ मिलेगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ये भी कह रही हैं कि सोने चांदी की कीमत यहाँ से डबल भी हो सकती है। तो देखिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ, हम निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं, आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से करनी चाहिए। आप मेरे से जो बात कर रही हैं, ये मात्र एक विश्लेषण है। मैं होता तो ये करता। हम्म। मुझे सोने का भविष्य, चांदी का भविष्य बहुत उज्ज्वल दिखाई देता है। थोड़ा-थोड़ा करके लगाएँ, एक साथ ना लगाएँ और लंबे वक़्त के लिए लगाएँ। ये मेरी इसमें सलाह शरद है। जी, आप सोने को कहाँ देखते हैं? क्योंकि देखिए, सोना अगर मौजूदा समय में बात कर ले तो जिस तरीके से आपने बताया, 1.5 लाख के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन जी। यही आप 6 महीने बाद सोने को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं उन एनालिस्ट में से हूँ अंकिता, जो कि आपने सोशल मीडिया पे खूब देखा होगा, सोना 3 लाख, सोना 4 लाख, इस प्रकार के आपको थंबनेल्स दिखाई देते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो एक कीमत डालूँ, परंतु मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें हम लोग कैसे एनालाइज़ करते हैं, हम लोग पहले देखते हैं डाउन साइड रिस्क क्या है, कि नीचे कितना आ सकता है। मेरे हिसाब से नीचे अभी ये 10-20 हज़ार और आने को आ सकता है, अगर क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार बढ़ती रही। परंतु ऊपर जाने की लिमिट 100% तक की है। यानी हम्म। कि यहाँ से सोना डबल भी हो सकता है आने वाले 2 से 3 साल में। तो इसलिए जिसको लेना है, अगर इसीलिए थोड़ा-थोड़ा लेने का यही फ़ायदा होता है अंकिता, कि आपने थोड़ा इस लेवल पे लिया, थोड़ा कल को और नीचे आया उस पे लिया, थोड़ा कम नीचे आया उस पे लिया, थोड़ा बढ़ गया तब भी लिया।
तो आपको एक एवरेज आपकी परचेज प्राइस बन जाती है, जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद रहती है। देखिए शरद जी, एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि अगर ये वॉर बंद हो जाता है, वॉर जी। खत्म हो जाता है, तो फिर सोने का क्या होगा? क्या सोना देखिए फिर से एक बार उछाल पकड़ेगा या फिर धड़ाम? देखिए वॉर से ज्यादा सोने का प्रभाव पड़ेगा क्रूड ऑयल का। हम्म। क्रूड ऑयल जैसे ही सस्ता होगा, आपको सोना चांदी वापस। और आपने देखा था पीछे जब सीज फायर की घोषणा हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रम्प के जो अटपटे से निर्णय आते रहते हैं, तो जैसे ही आया था ये $4600 पे था। मैं अमेरिका में कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, 1,50,000 के आसपास था। ये सीधा 1,58,000 तक पहुंच गया था। तो जैसे ही क्रूड ऑयल की कीमत $110 से घट के 85-90 तक आई थी, तो युद्ध से भी ज्यादा क्रूड ऑयल का नीचे आना जरूरी है। वैसे तो युद्ध जब होता है तो सोना चांदी बढ़ता है, पर क्योंकि युद्ध इस बार खाड़ी में है, और खाड़ी में होता है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल का क्योंकि पेट्रो डॉलर 60-70% दुनिया का व्यापार डॉलर में किया जाता है, इस वजह से प्रेशर में है। तो मुझे लग रहा है कि युद्ध रुकने से ज्यादा मैं क्रूड ऑयल के नीचे आने की इंतजार कर रहा हूँ। परंतु अगर बहुत लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहा, ऐसा भी समय आ सकता है अंकिता कि ये सोना चांदी क्रूड ऑयल से अपनी रिश्तेदारी तोड़कर अपनी अलग चाल भी चल सकते हैं, ऐसा भी संभावना है। शरद जी, देखिए साफ तौर पे राहुल गांधी ने रिसेंट में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि महंगाई अपने चरम पे जाने वाली है। ठीक है, हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। अगर कंपैरिजन किया जाए कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी के शासन में, क्या लगता है किसने जो अर्थव्यवस्था है उसको सही से संभाला? आपकी नजरिए से कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए अंकिता, मैं तो राजनीति से नहीं आता हूँ, तो राहुल गांधी ने क्या कहा मैं इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे इतना पता है कि 1947, आपके सवाल का मैं एक बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ। 1947 से लेके 2014 तक हम मात्र $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने 67 साल में। 67 साल बनते हैं 47 से लेके 14 तक, और 2014 से लेके 2026 तक हम $4 ट्रिलियन से ऊपर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। पर इसी में उत्तर निकल आता है। राहुल गांधी जी की बात को छोड़िए, उनकी बात को भाजपा सुने, भाजपा की बात कांग्रेस सुने, मैं दोनों पार्टियों से नहीं आता हूँ। मुझे ये पता है कि इस सरकार ने 12 साल में ऐसे काम किए हैं जिससे अर्थव्यवस्था हमारी दुगनी हो गई है। जो पिछले 67 साल में नहीं हुआ, वो इन 12 साल में देखने को मिला है। और ये कोई पार्टी को सपोर्ट करने वाली बात नहीं है, ये मात्र आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि अपने आप में बहुत कुछ बोल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शरद जी, साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजन लेके चलते हैं, और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि 2047 तक वो भारत को ऊपर देखना चाहते हैं, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में। और साफ तौर पे देखिए एक और जो प्रश्न सबसे बड़ा खड़ा होता है, क्योंकि देखिए एक तरफ युद्ध चल रहा है, रुपया की वैल्यू साफ तौर पे गिरते हुए नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये काफी बहुत बड़ा संकट हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। क्योंकि देखिए रुपया की वैल्यू को लेकर लगातार वो विपक्ष उन्हें घेरने की प्रयास तो करते ही रहता है। देखिए रुपए का गिरना दो कारणों से हो रहा है। एक तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से, क्योंकि हमें ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं अपने क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। दूसरा, भारतीय शेयर मार्केट से जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, जिनको हम FIIs और FPIs कहते हैं, उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा यहाँ से निकाला है। तो इस वजह से प्रेशर पड़ा है। मुझे लग रहा है रुपए का गिरना ठीक है, हमारे इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ाता है, महंगाई को बढ़ाता है, पर इतनी विशेष चिंता की बात नहीं है। मेरे लिए ज्यादा चिंता की बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत नीचे आनी चाहिए। देखिए ये एक लड़ाई और थमनी शरद जी, चाहिए, एक स्ट्रेट ऑफ और हॉर्मुज खुलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक और बात, मेड इन इंडिया पे फोकस मेनली किया जाता है। अगर जी। सोचिए जिसके लिए जितनी भी चीजें, जितने क्रूड ऑयल के लिए हम दूसरे देशों पे निर्भर है, अगर ये तमाम चीजें हमारे देश में उत्पन्न होने लगे तो कितना बड़ा असर पड़ सकता है GDP पे, अर्थव्यवस्था पर? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हम जो मेक इन इंडिया का जो सारी की सारी मुहिम जो 2017 से चल रही है, इसी मंशा को लेके चल रही है। क्योंकि इससे हमें जो आयात करना पड़ता है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे आयात होता है, करीब $950 बिलियन का अंकिता हमारा सालाना आयात होता है, और हमारा जो निर्यात है वो $850 बिलियन का है। तो अगर हमको ये सामान अपने यहाँ बनाने को मिले, तो हमारा जो विदेशी मुद्रा है वो इस पे खर्च नहीं होगी। विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होगी तो रुपया प्रेशर में नहीं आएगा। डॉलर के खिलाफ जो रुपया प्रेशर में आता है। पर अच्छी बात यह है कि हमारा $700 बिलियन का इस समय विदेशी मुद्रा का भंडार है, जो कि हमारे 11-12 महीने के आयात की जरूरत को पूरी करता है। ये सच है। तो प्रधानमंत्री जी, आपको पता होगा, लगातार भाषणों में कहते हैं कि हमको आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए, हमको ज्यादा से ज्यादा सामान अपने यहाँ बनाना चाहिए। परंतु इस समय परिस्थिति इस प्रकार की, हमें बहुत सारा सामान चाइना से मंगाना पड़ता है, बहुत सारा सामान मिडिल ईस्ट से आ रहा है, बहुत सारा सामान यूरोप से आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस समय मजबूरी है, पर कोशिश करी जा रही है। मैं जो आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं युवा,
उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो कृपया मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूर सोचिए। भले एक छोटे से कमरे में एक फैक्ट्री से स्टार्ट करिए, परंतु भारत के लिए और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा लंबे वक़्त में। 2047 तक अगर हमें विकसित भारत बनना है अंकिता, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आगे आना ही पड़ेगा और सबसे ज़्यादा नौकरियों का सृजन भी यहीं से होगा। सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकलती हैं अंकिता, आपको पता होगा। और ऐसे समय में अंकिता, ज़रूरी बात बोलने जा रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ नौकरियों को आने वाले समय में खाएगा, कुछ नौकरियाँ जाएँगी, जो नौकरियाँ बैक एंड की होती हैं। मुझे तो कल को आपसे ये भी पूछना पड़ सकता है अंकिता, कि आप असली हैं या आप अपना एआई वर्ज़न मेरे से बात कर रहा है। तो मुझे लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ऐसा है, जहाँ पर इस चीज़ का रिस्क नहीं, हालाँकि चाइना में अब ऑटोमैटिक फैक्ट्रीज़ भी बन रही हैं। पर भारत में मुझे लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र आगे आएगा, तो हमें इससे बहुत बड़ा नौकरियों में, इम्पोर्ट में, भारतीय रुपया, सब चीज़ बढ़िया हो सकती है, अगर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र खासकर युवा जो हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में आएँ, जो कि मुझे कम नज़र आते हैं। शरद जी, साफ तौर पे जो भी युवा है या फिर जितने आम लोग हैं जो निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप एक टिप देना चाहें तो वो क्या हो सकता है? देखिए, युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जब कमाई शुरू करते हैं, तो अपनी कमाई का 20% हिस्सा आप सेविंग्स करके रखिए। पहले दिन से जब आपकी पहली तनख्वाह आती है या पहली कमाई होती है, उसको अलग रखते जाइए, उसमें से आप थोड़ा-थोड़ा करके निवेश करते जाइए। तो आप देखेंगे 10-15 साल में आपका जो अमीर बनने का सपना था, उस सपने के आप नज़दीक पहुँच जाएँगे। अगर वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो उसके बहुत नज़दीक पहुँच जाएँगे। असल में गलती लोग क्या करते हैं कि बचा लेंगे बाद में, जब उम्र हो जाएगी थोड़ी-सी, पहले तो खा पी लें, मौज कर लें। तो जब भी आपको अपना वेल्दी बनने का लक्ष्य लेना होता है, अमीर बनने का लक्ष्य लेना होता है, आपको समृद्धि का लक्ष्य लेना होता है, तो आपको थोड़ा उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जो कि मुझे युवाओं में थोड़ा कम दिखाई देता है। वो जो आता है उसको खर्च कर देते हैं, वीकेंड पे दोस्तों के साथ गए, नया मोबाइल ले लिया। तो थोड़ी-सी अगर कंजूसी, कंजूसी शब्द थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है, इसको हम अंग्रेज़ी में फ्रूगल कहते हैं। अगर आप थोड़ा-सा फ्रूगल होके चलें, तो आप अपने लिए एक अच्छा खासा वेल्थ का पोर्टफोलियो खड़ा कर सकते हैं, जिससे आपके जो आने वाले साल हैं वो सुखदायी हो जाएँगे, वरना आप हमेशा लोन लेते रहेंगे, ईएमआई लेते रहेंगे, आपको निवेश के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। अगर बच रहे हैं, तो जिस प्रकार से मैंने निवेश का बताया है 20-20%, 4-5 एसेट क्लासेस में आप धीरे-धीरे निवेश करते जाइए। और अगर अपना काम करने की सोच रहे हैं अंकिता, तो मैं दोबारा कहना चाहूँगा, कृपया एक दफ़े मैन्युफैक्चरिंग का ज़रूर आइडिया दिमाग में रखिएगा। कोई ऐसी चीज़ बनाने का सोचिए, जो हम चाइना से खासकर भरपूर मात्रा में मँगा रहे हैं। बहुत सामान चाइना से आ रहा है, प्लास्टिक का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास। उसमें से कोई भी एक पुर्ज़ा आप चाहे वहाँ बनाने लग जाएँ, मुझे लग रहा है आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल हो सकता है। शरद जी, साफ तौर पे भारत को कैसे देखते हैं आप? भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं आगे आने वाले 2-3 सालों में? मुझे लगता है अंकिता, आने वाले 10 साल भारत के हैं। जो ये अपने आप को विकसित दुनिया का हिस्सा बोलते हैं, उसमें यूरोप है, अमेरिका है, जो इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस, जितने भी अपने आप को विकसित कहते हैं, मुझे लगता है इनका टाइम अब बीत रहा है। भारत का समय आ रहा है, आने वाले 10 साल भारत के हैं। और भारत की जो युवा आबादी है, भारत में 65% लोग 35 साल से कम के हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ा एसेट है, और भारत की जो ग्रोथ की रफ्तार है इस समय 6.5-7% की, 7.5% की, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल आइडियल प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रही है हमारे युवाओं को भारत में भविष्य बनाने के लिए। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हमारे युवा को विदेश जाने की। जो लोग विदेश जाके अपना सपना बुनना चाहते हैं, उनके लिए भारत में इतने अवसर हैं कि अगर वो ध्यान से देखेंगे, तो भारत की बुराई ना करें, भारत की कमियाँ ना देखें, भारत को एक अवसर की तरह से लें, तो मैं समझता हूँ भारत का भी फ़ायदा होगा, उनका निजी तौर पे भी फ़ायदा होगा। भारत को लेके मैं बहुत ही आशावादी हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है आने वाले 10 साल भारत के हैं। जिस प्रकार पिछले कुछ साल चाइना के थे, उससे पहले यूरोप के थे, अमेरिका के थे, अब जो आने वाला दशक है, वो भारत का है। चलिए शरद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज़।